तब से हमारे इस भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में बोले। हमारे भारत के लोग जो है पूरा तरह से उत्सुक हो गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के बारे में जैसे प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया कि मैं बहुत ही जल्द जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाला हूँ, लोग पूरा तरह से विवाद कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का कारण क्या है? कौन सा समुदाय के लोगों के लिए फायदेमंद है और कौन सा समुदाय के लिए नुकसानदायक है? चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और आखिर इससे कौन सा समुदाय को फायदा होगा और कौन सा समुदाय को नुकसान होगा। साथियों, हमारा इस भारत देश में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि बीजेपी का जैसे ही सत्ता में वो बैठे, इसके बाद उन्होंने कसम खा गया कि मुझे 3 मुद्दे के ऊपर काम करना है। पहला मुद्दा था जम्मू कश्मीर का मुद्दा, 370 धारा हटाना। 370 धारा को उन्होंने हटा दिया। उससे क्या हो गया? हमारा देश में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी समस्या सुधर गया क्या? नहीं सुधरा। दूसरा मुद्दा था उसका राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने हासिल कर लिया और राम मंदिर भी उन्होंने बनवा लिया। उनसे क्या हो गया? हमारे लोग सिर्फ वहाँ जाके घंटा बजा रहा है और वहाँ पर ब्राह्मण लोग जो है सिर्फ पैसा अपना कमा रहे हैं और अपना बेटा बेटी को जो विदेश में पढ़ा रहे हैं। तीसरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। इससे लाने के बाद क्या हो जाएगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना पूरा हो जाएगा और ये लोग क्या करेंगे कि हमारे SC ST भाई लोग के साथ जो शोषण हो रहा है, जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, ये क्या खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ कि किसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये फायदा है और किन के लिए नुकसान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लाने से पहले उसको रिपोर्ट देना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा और कौन सा लोगों के लिए अधिकार बचा रहेगा। यह चीज भी रिपोर्ट नहीं दी है, इसके लिए लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको टोटल बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। साथियों, हमारा इस भारत देश में जो है चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यानी तीनों कोर्ट जो है मिलकर जो है 2 ही मामला को देखता है। वो 2 मामला क्या होता है? एक क्रिमिनल मामला होता है, एक सिविल मामला होता है। अब बोलिएगा क्रिमिनल मामला क्या है? अब देखिए लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएंगे तो क्या सबके लिए सभी कानून बराबर हो जाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ कंफ्यूज है लोग। तो सबसे पहले ये चीज जान लेना चाहिए कि लोगों को कि क्रिमिनल मामला क्या होता है और सिविल मामला क्या होता है। तो क्रिमिनल मामला को कहा जाता है, उसको इंडियन पिनल कोड के माध्यम से उसको सजा दिया जाता है। अब क्रिमिनल मामला क्या होता है? क्रिमिनल मामला को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है, यानी क्रिमिनल कानून, ठीक है। उसमें जो है किसी भी व्यक्ति को सजा जो है IPC सेक्शन के तहत दिया जाता है। जैसे मर्डर कर देना, किसी के साथ बलात्कार कर देना, किसी को लड़की को पीछा करना, किसी को लड़की का प्राइवेट बाग को छू देना, या तो बलात्कार कर देना, या तो कहीं पुलवे उड़ा देना, कहीं रेलवे पटरी उड़ा देना, कहीं बम पटक देना, ये सब जो मामला होता है इसको कहा जाता है क्रिमिनल मामला। और इस क्रिमिनल मामला में जो उसको सजा दिया जाता है वो सजा दिया जाता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत। भारतीय दंड संहिता एक ऐसा कानून होता है जिसमें ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई संप्रदाय, ना कोई संस्कृति के मानने वाले के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए कानून बराबर होता है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग किसी को मर्डर करता है तो उसी 302 धारा लगेगा। अगर हिंदू समाज के लोग अगर किसी को मर्डर करेगा तो वही 302 धारा के तहत सजा होगा। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर किसी का बलात्कार करेगा लड़की को तो उनको भी 376 के तहत फांसी होगा। और मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, अगर वो भी अगर किसी तरह से अगर बलात्कार करता है तो उनको भी इंडियन पिनल कोड के तहत ही मुकदमा उसको हो गया और उसको सजा होगा। तो इसको कहा जाता है कोड। कोड मतलब संहिता, यानी कि तमाम प्रकार के जो है जितना कानून है उन सभी कानूनों को एक ही किताब में लिख देना कोड कहलाता है। और इसको जो है क्रिमिनल मामला के लिए जो है इसको बना दिया गया है, इसके लिए क्रिमिनल लॉ इसको कहा गया। अब हम लोग सिविल मामला देखते हैं। सिविल मामला क्या होता है? तो सिविल मामला में काट मार नहीं होता है, उसमें किसी को मर्डर करना नहीं होता, बलात्कार करना नहीं होता है, चोरी करना नहीं होता है, डकैती करना नहीं होता है। सिविल मामला में आ जाता है जमीन जायदाद, या तो प्रॉपर्टी का हो गया, या तो शादी विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, ये सब जी टोटल मामला है। ये टोटल मामला होता है सिविल मामला। ये सिविल मामला में क्या होता है, क्रिमिनल मामला में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट और समझ लीजिए। क्रिमिनल मामला में जो होता है उसमें सरकार और जिस व्यक्ति के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये 2 व्यक्ति हो गया, इसके साथ साथ सरकार भी इसमें नजर रखती है। सरकार नजर क्यों रखती है? मान लीजिए पहला पक्ष किसी लड़की को जो है कोई लड़का बलात्कार कर दिए हैं और वो लड़की पार्टी वाला कमजोर है और उसको सजा नहीं दिला पा रहे, कोर्ट नहीं जा पा रहे, तो वहाँ सरकार भी उस पर नजर रखेंगे
क्योंकि वह लड़का जो है क्राइम किया है। अगर उस व्यक्ति को सरकार अगर छोड़ देता है तो वह व्यक्ति हमारे देश के लिए जो घातक हो जाएगा, हमारे देश के लिए जो है बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। तो वैसे मामला में सरकार उसके ऊपर नज़र देता है। इसको कहा जाता है क्रिमिनल मामला। और सिविल मामला में सरकार नज़र नहीं देती। क्यों? क्योंकि दो मामला के बीच में होता है। मान लो किसी का जमीन जायदाद होता है तो जिसका जमीन होगा उसी का हो जाएगा। सरकार जबरदस्ती नहीं कहेगा ओकरे दे दो, ओकरे दे दो, तो यहाँ पे दाखिल नहीं देता सरकार। तो ये हो गया सिविल मामला। सिविल मामला में गोद लेना हो गया जमीन जायदाद की मामला हो गया, या तो फिर हो गया विवाह शादी हो गया, तलाक देना हो गया, ये सब टोटल होता है सिविल मामला। तो सिविल मामला और क्रिमिनल मामला ये दो चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दो ही मामला को देखता है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि सिविल मामला के अंदर जो है सभी लोगों के पर्सनल कानून बना हुआ है। पर्सनल कानून कैसे बना हुआ है? जैसे हिंदू के लिए एक पर्सनल कानून बना हुआ है हिंदुइज्म लॉ, और मुस्लिम के लिए कानून बना हुआ है मुस्लिम लॉ। अब हिंदुइज्म लॉ में और मुस्लिम लॉ में ये दोनों में जो अलग अलग कानून है सिविल के लिए। अब हिंदुइज्म लॉ में क्या है? हिंदुइज्म लॉ में कहा गया कि किसी भी लड़की या लड़का को शादी करने का ये जो लिमिट होगा वो होगा 18 वर्ष लड़की होना चाहिए, लड़का होना चाहिए 21 वर्ष, तब शादी कर पाएंगे। तलाक लेने के लिए क्या करना होगा? तो तलाक लेने के लिए अगर पहला बीवी को जो है कानूनी तौर तरीके से जो है पहले उसको तलाक देना पड़ेगा, तब दूसरा बीवी को आप शादी कर सकते हैं, वरना फिर दूसरा बीवी को आप शादी नहीं कर सकते, दूसरा लड़के के साथ आप शादी नहीं कर सकते। उसमें कंडीशन भी देखा जाता है कि पहला बीवी जो है उसका बाल बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में जो है हिंदू में कहा गया है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तब वो शादी कर सकता है। यानी कि हिंदुइज्म लॉ में इस प्रकार से प्रक्रिया है शादी करने के लिए। अगर मुस्लिम लॉ में अगर देखा जाए तो शादी करने के लिए इस तरह से नहीं है। शादी करने के लिए उसमें प्रक्रिया क्या है? उसमें 9 वर्ष की अगर लड़की है और कोई 3 भी वर्ष का अगर कोई लड़का हो तो 9 वर्ष की लड़की के साथ शादी कर सकता है। उसमें बहु विवाह चलता है क्योंकि उसमें एक शरीयत कानून चलता है। तो उसमें शरीयत कानून में कहा गया है कि 9 वर्ष की लड़की होगा, कितनों भी वर्ष का लड़का होगा तो शादी कर सकता है। तो वैसे में क्या होगा कि हमारी लड़की लोग को जो मुस्लिम भाई के समुदाय के जो लोग हैं लड़की लोग, उन लोग के साथ शोषण हो जाते थे, पढ़ लिख नहीं पाती थी, घर का काम काज संभालने के लिए जो दिक्कत होती तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके लिए दिक्कत था। तो इसीलिए जो है वहाँ पे अब सिविल कोड जब ले आ जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यह शादी करने की जो प्रक्रिया होगा दोनों के लिए क्या हो जाएगा? हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए दोनों के लिए कानून क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए गोद लेने की जो प्रक्रिया है, गोद लेने की प्रक्रिया जो कहा गया है हिंदुइज्म में उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो गोद लेना चाहते हैं वो अपने से 21 वर्ष की बच्ची को, मतलब 21 वर्ष से छोटी होनी चाहिए वो बच्ची जिसको आप गोद लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 30 साल के हर 25 साल को लड़की को गोद ले लिए, तो समझ सकते हैं यहाँ गलत हो सकता है। 25 साल का तो लोग बीवी को रखते हैं और 25 साल को अगर लड़की को गोद ले लेगा तो कांडो कर सकता है। तो इसमें भी कानून बना गया कि अपने से 21 साल की लड़की होना चाहिए गोद लेने के लिए। तो इसमें गोद लेने की प्रक्रिया हिंदू में अलग है और मुस्लिम में अलग है, तो इसके लिए भी कानून क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि हिंदू में जितनी भी शादी विवाह करने की गोद हो गया, इसके बाद जो है कानून उत्तराधिकार अधिनियम है। उत्तराधिकार अधिनियम क्या होता है? जैसे अगर माता पिता का जो जमीन होता है वो माता पिता के जमीन में जो है बेटी और बेटा को दोनों के लिए जो है हिंदुइज्म लॉ में कहा गया है कि बराबर होगा। हमारे इस भारत देश में ऐसा चला है कि हिंदू की लड़कियों का शादी को करके जो है अपना बेटी को भेज देता है ससुराल, और ससुराल जो है जब चले जाती है तो अपना बेटी को वहाँ पे जमीन जायदाद नहीं मिलता है। लेकिन अगर कानून के नज़रिए से अगर चलना चाहती है तो वो लड़की अपना बाप का जमीन को हिस्सेदारी ले सकता है। जितना बेटा को मिलेगा जमीन उतना ही बेटी को मिलेगा। तो ये हिंदू कानून में कहा गया। तो मुस्लिम कानून में इस तरह से नहीं था। जब आ जाएगा सिविल कोड तो मुस्लिम के लिए भी इस तरह से कानून सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से है। अब देखिए शरीयत कानून जो चलता है मुस्लिम में, उसमें कहा गया सज़ा की प्रावधान है कि अगर किसी का आँख फोड़ देता है तो उसको भी आँख फोड़ दो, किसी का हाथ काटता है तो उसका भी हाथ काट दो। यानी हाथ के बदली हाथ, कान के बदली कान, पैर के बदली पैर, अगर किसी को मर्डर कर देता है तो उसका गला रेत रेत के मार दो। ये शरीयत कानून में कहा गया है। ठीक है, अगर किसी महिला को बुरी नज़र से देख लेता है तो उस लड़का को जो चौराहे पे खड़ा कर पत्थर से फेंक के मारो। तो शरीयत कानून में इस तरह से प्रावधान किया गया। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएंगे तो ये टोटल कानून को खत्म कर दिए जाएंगे और सबके लिए जितना भी जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जितना भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन फारसी, सबके लिए सिविल मामला में जमीन जायदाद शादी ब्याह तलाक वगैरह जो हो गया, ये टोटल के लिए सबके लिए कानून क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बात ये निकल के आती है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से नुकसान किसका होगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएंगे तो हमारे SC ST भाई लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे जो SC ST भाई लोग जो अभी तक आर्थिक राजनीतिक
सामाजिक रूप से जो अभी तक जागरूक नहीं हो पाए हैं, अभी तक जो मजबूत नहीं हो पाए हैं, तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ला रहे हैं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो हमारे SC ST भाई लोगों के लिए एक दो कानून बना हुआ है। दो कानून क्या बना हुआ है? एक बना हुआ है SPT एक्ट और एक बना हुआ है CNT एक्ट। अब SPT एक्ट क्या होता है? तो SPT एक्ट कहा जाता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। और एक बना हुआ है CNT एक्ट, जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ये दो कानून क्यों बनाया गया? छोटा नागपुर के प्रमंडल में, हमारा झारखंड में जो है वो 5 प्रमंडल है, लेकिन 5 प्रमंडल में से 2 ही प्रमंडल को मुख्य माना गया, और 2 प्रमंडल में से छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसमें 14 जिला आता है। तो ये 10 जिला के लिए जो है भूमि के बचाने के लिए, भूमि के अधिकार के लिए SPT एक्ट बनाया गया, जो संथाल परगना में आता है 10 जिला, जैसे गुमला आ गया, पलामू आ गया, ये सब संथाल परगना में आता है। जैसे गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, गढ़वा हो गया, गोड्डा हो गया, बोकारो हो गया, ये सब जो होता है वो आ गया हमारा CNT एक्ट के कानून के तहत आ जाता है। तो इसके यहाँ तहत कहा गया है कि CNT एक्ट जो होगा वो CNT एक्ट में कहा गया है कि कोई भी SC ST समुदाय के लोगों का जमीन जो है कोई बड़ी जाति के लोग जो है खरीद नहीं सकता है, यानी कि OBC लोग, फॉरवर्ड लोग नहीं खरीद सकता। चूंकि हमारे SC ST भाई लोग को क्या करते थे, ब्राह्मण लोग, भूमिहार लोग बाला फुसला के, कभी बकरी दे के, कभी मुर्गी दे के, इस तरह से बाला फुसला के उसका जमीन को हड़प लेते थे, लूट लेते थे। जब ये CNT एक्ट बनाया गया तब जो है कोई भी बड़ी जाति के लोग जो है SC ST भाई लोग का जमीन को नहीं खरीद सकता है, कोई भी हड़प नहीं सकता है, ये CNT एक्ट में कहा गया। इसी प्रकार के SPT एक्ट में कहा गया कि संथाल परगना में जो भी जिला आते हैं उस जिला के अंदर कोई भी SC ST समुदाय के लोगों का अगर जमीन को हड़पना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो सिर्फ जो है बड़ी छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग नहीं खरीद सकता है, सिर्फ जो वही अपने अपने समुदाय के लोग खरीद सकते हैं। जैसे ST है तो ST लोग ही उसका जमीन को खरीद सकते हैं। अगर किसी को देना चाहते हैं वो अदर समुदाय को, अदर जाति को, तो उसके लिए रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, और 5 साल के लिए, 6 साल के लिए लीज के तहत वो दे सकते हैं, और 6 साल के तहत उसको जो है फिर उस चीज़ को, जमीन को रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारा SC ST भाई लोग के लिए जो कानून बना हुआ है ये कानून पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर से वही होगा जिस पिक्चर में कभी कभी देखते हैं कि ST समुदाय के ST जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जाके कंपनी जो है, बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग कंपनी खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, सरकार जाके अपना कारखाना खोलते हैं, चलाते हैं, उसी तरह से फिर होने लगेंगे और जाके वहाँ पे फैक्ट्री खोलना शुरू हो जाएंगे, और हमारा SC ST भाई का ज़मीन को हड़प लेंगे। तो ये होगा SC ST एक्ट का जो हमारा SC ST के लिए जो अधिकार है वो पूरा खत्म हो जाएगा। जब CNT SPT एक्ट ही नहीं रहेगा तो हमारे लोगों का अधिकार कहाँ से रहेगा? तो साथियों, आप लोग को सोचना चाहिए, हमारे इस भारत देश में एक फॉरेस्ट राइट टू एक्ट भी बना हुआ, वन अधिकार अधिनियम, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों का जो है, जो आदिवासी जहाँ पे रह रहे हैं जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में अगर आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से 3 पीढ़ी पहले से अगर वो रह रहे हैं तो उसका जंगल जमीन का जो मालिक होगा वो आदिवासी ही होगा। अगर इस तरह से आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये फॉरेस्ट राइट टू एक्ट जो है वो भी खत्म हो जाएंगे और हमारे SC ST भाई का ज़मीन मतलब लूटा जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को सोचना समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपको समर्थन करना चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो आप लोगों को विरोध करना चाहिए। तो SC ST भाई लोगों के लिए बहुत बड़ा घातक है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज़ को रिपोर्ट देना चाहिए, लोगों को, जनता के बीच में ये चीज़ छोड़ना चाहिए कि हम जो है आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहे हैं उससे SC ST भाई लोगों को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ को सबसे पहले रिपोर्ट देना चाहिए, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारा SC ST भाई का अधिकार खत्म हो जाएगा। साथियों, जागरूक हो जाइए, जागरूक हो जाइए और आवाज़ दीजिए कि हम एक हैं, और फिर आप आंदोलन करिए और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो काला कानून ला रहे हैं SC ST भाई लोग के लिए वो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम भाई लोग के लिए ये कानून सही है। अब बाकी बात इतने ही आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना कुछ आपको बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति लोग अगर नहीं जानते यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल चुका होगा। अगर जो भी साथी जानना भी चाहते हैं, लोग डाउट है, शक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, तो उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कर दे। आज की इस वीडियो में इतने। थैंक यू फॉर टुडे।